गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। भू का अर्थ यहाँ पर है पृथ्वी या धरती, भूमि। संसाधन हमें पता है कि ऐसी वस्तुएं जो हमें जीवन यापन के या जीविकोपार्जन के उपयोग में आती है वो संसाधन कहलाती है। तथा कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। तो कृषि के अंतर्गत हम किन किन फसलों का उत्पादन करते हैं वो सभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसमें भू उपयोग कि भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया, इसलिए एक प्राकृतिक संसाधन है। पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी ये पृथ्वी पर स्थित है और इसी को हम भूमि कहते हैं। अब भूमि का उपयोग है वो अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, उद्योग लगाते हैं, जैसे सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सभी में क्या किया जाता है, भूमि का उपयोग किया जाता है या पृथ्वी का उपयोग किया जाता है। अगर भूमि ना होती तो ये सभी कार्य करने असंभव थे। उसके बाद में है भू उपयोग का अर्थ क्या होता है। तो पृथ्वी के किसी भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर, पृथ्वी के किसी भी भूभाग का यानी पूरी पृथ्वी में कोई भी क्षेत्र उस वर्तमान किस उपयोग में, उस वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है उसका, कृषि के लिए हो रहा है या खनिजों को निकालने के लिए हो रहा है या फिर वहाँ पर रेलवे लाइन बनाई गई है, सड़कें बनाई गई, कि वर्तमान में किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। किए जाने वाला वर्गीकरण है भूमि उपयोग कहलाता है। किसी देश का भूमि उपयोग वहाँ के भौतिक परिवेश के तत्व, भौतिक परिवेश यानी कि प्राकृतिक तत्व, जैसे सतलाकृति, जलवायु। सतलाकृति या टोपोग्राफी का मतलब होता है या अर्थ होता है कि वहाँ का भूभाग समतल है या फिर उबड़ खाबड़ है, क्योंकि प्रत्येक देश का सारा भूभाग है, सारी की सारी भूमि है वो समतल नहीं होती। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये सारा का सारा भूभाग समतल नहीं है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं मैदान है। उसके बाद में है जलवायु। जलवायु मौसम का आपने नाम सुना होगा कि कई बार हम बार जब बादल हो जाते हैं या वर्षा शुरू हो जाती है कहते हैं कि मौसम बदल गया है, मौसम में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। तो जलवायु मौसम से एक बड़ा तत्व है, यानी कि मौसम में हम कुछ एक समय का 1 घंटे 2 घंटे 1 या 2 दिन के तत्वों का अध्ययन करते हैं। जलवायु में 30 से 35 वर्षों के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें तापमान कि 30 या 35 वर्षों में औसत तापमान कितना रहा, औसत वर्षा कितनी हुई, औसत आर्द्रता कितनी रही, कौन सी दिशा से पवनें चली, किस गति से पवनें चली, इन सभी का अध्ययन सम्मिलित रूप से अध्ययन करना है, वो जलवायु कहलाता है। तो वहाँ की जलवायु कैसी रही है। बार हम पढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्यों पढ़ते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगातार पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। सर्दियों के समय में सर्दियाँ ठीक से नहीं आ पा रही है, गर्मियाँ हैं वो गर्मी अधिक पड़ रही है, कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रही है। सारा का सारा क्या है, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु के तत्वों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। उसके बाद में है मृदा, यानी कि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या बंजर है, किस प्रकार की है। कुछ मिट्टियाँ हैं बहुत अत्यधिक उपजाऊ होती है जहाँ पर कृषि की जाती है, कुछ मिट्टी बंजर होती है जहाँ पर कृषि नहीं कर सकते, वहाँ पर या तो उद्योग लगा सकते हैं या फिर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं, या घास उगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो कुछ एक बंजर भूमियाँ होती है। उसके बाद में है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज होता है, यानी कि वहाँ का समाज। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लोगों से एक समाज बना होता है। आर्थिक यानी कि उनकी आर्थिक आय के या उनकी आमदनी के स्रोत क्या है, उसके आधार पर भी भूमि का उपयोग है वो निर्भर करता है। तो इस प्रकार भू उपयोग में हमें ये पढ़ना है। उसके बाद में है भू उपयोग संवर्ग कि भूमि उपयोग वर्ग किस प्रकार से बनाए गए हैं। तो भारत में भू उपयोग संवर्गों का कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है। अब वर्गों का कुल प्रतिवेदन यानी कि कुल क्षेत्रफल के अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं। जैसे किसी क्षेत्रफल को 100% मान लिया जाता है तो कितने प्रतिशत भाग पर कृषि हो रही है, कितने प्रतिशत भाग है वो चरागाह के अधीन है, कितने प्रतिशत भाग है वहाँ पर वन है, कितने प्रतिशत भाग है जहाँ पर प्रतिभूमि यानी कि वहाँ पर कृषि अनेक प्रकार के क्रियाकलाप नहीं होते, वो प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है। अब इसमें पहले देखो आप वनों के अधीन क्षेत्र है। अब इसमें वर्गीकृत वन है,
तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनकी सरकार के द्वारा ही पहचान की जाती है, या राजस्व विभाग इनके आंकड़े एकत्रित करता है, या सैटेलाइट के माध्यम से इनकी पहचान की जाती है। तो भूमि उपयोग के बारे में बताना है। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध यानी कि वो कृषि के काम नहीं आ रही है, कृषि के लिए वो उपलब्ध भूमि नहीं है। जिसमें पहला देखो आप, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य यानी कि ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं होते। जैसे किसी भूमि पर रेल मार्ग बनाया गया है, वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, रेल लाइन बिछा दी गई है, या फिर वहाँ पर सड़क मार्ग बनाए गए हैं, भवन बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के कुछ कार्य जो कि गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। बंजर या कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि जहाँ पर कृषि का उत्पादन नहीं होता है, कृषि अयोग्य जहाँ पर कृषि नहीं होती है, दोनों एक ही बात है। अब इसमें देखो, बंजर पहाड़ी भूभाग। अब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कृषि कार्य करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो पानी है तेज़ गति से नीचे की ओर आता है और मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है, तो वहाँ पर कृषि कार्य हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में है मरुस्थल राजस्थान, यानी कि मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात, ये कुछ एक क्षेत्र है, या दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्र की बात कर सकते हैं, जहाँ पर कि रेगिस्तान है और वहाँ की जो मिट्टी है उसके कण बड़े होते हैं। तो वो जब वर्षा होती है तो अचानक से गीली हो जाती है और पानी के साथ बहने लगती है, और जब वर्षा रुक जाती है तो कुछ एक समय के बाद, कुछ दिनों के बाद में वो सूख जाती है। तो वहाँ पर कृषि कार्य करना है वो मुश्किल होता है। उसके बाद में है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि प्रति भूमि के अतिरिक्त। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आपको मुश्किल आएगी, तो आप इसमें पॉइंट नंबर 3 लिख देना। पॉइंट नंबर 3 लिखने के बाद में कृषि के अयोग्य भूमि लिख देना। आप सिंपल, जैसे कि ऊपर लिख रखा है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि लिख रखा है ऊपर, आप पॉइंट नंबर 3 में लिख देना कृषि के अयोग्य भूमि। कृषि के अयोग्य भूमि, उसमें आप पहला लिखोगे स्थायी चरागाही। चरागाही आपको पता है, जहाँ की पशुओं को चराया जाता है या पशुओं के लिए वो खाली पड़ी होती है। तथा अन्य गोचर भूमि, ये घास के मैदान होते हैं जिन पर कि ग्राम पंचायतों या किसी समाज या समूह का अधिकार होता है। आज के समय में धीरे धीरे चरागाहों को साफ करके है वो कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज से कुछ वर्षों की पहले की बात करें या हमारे बुजुर्गों से इस संबंध में बात करें तो हमें पता चलेगा कि गाँव के निकट ही पंचायत की खाली भूमि हुआ करती थी, जिस पर कि गाँव के लोग है पशुओं को चराते थे, जो कि चरागाह भूमि के अधीन आती है। विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि। अब इसमें सिंपल लिख सकते हो आप, विविध वृक्षों या अनेक प्रकार के वृक्षों और उपवनों यानी कि बागानों के अधीन भूमि। अनेक प्रकार के वृक्षों और बागानों के अधीन भूमि, यानी कि वहाँ पर भी कृषि कार्य नहीं की जाती है, तो कृषि के योग्य हो जाता है ये। उसमें फलदार वृक्ष भी लगाए जाते हैं। फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि। अब इसने कहा है कृषि योग्य बंजर भूमि, पहले हमने पढ़ा था कृषि अयोग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य यानी कि भूमि बंजर ज़रूर है, लेकिन उर्वरकों का प्रयोग करके या तकनीक का प्रयोग करके हम इस भूमि को कृषि के लायक बना सकते हैं, वो कहलाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। ऐसी भूमि जिसमें हम उर्वरक यानी कि खाद और तकनीक का प्रयोग करके कृषि के योग्य उस भूमि को बना सकते हैं, वो कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि भूमि के ऊपर एक नमकीन या नमक जैसी एक परत बिछ जाती है, जिसको हम सोरा कहते हैं, रे कहते हैं, कलर कहते हैं, अनेक प्रकार के उसके नाम हैं। तो उसमें उर्वरकों की सहायता से यानी कि जिप्सम, चूना आदि की सहायता से या सिंचाई की सहायता से उस भूमि को कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। उसके बाद में अगला देखो आप है प्रति भूमि। अब आपने एक प्रति शब्द पहले भी सुना होगा, जब हम स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि वृक्षों को काटते हैं, साफ करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, वहाँ पर 4-5 वर्ष के लिए कृषि करते हैं, फिर वहाँ का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, तो उस भूमि को हम 3 या 4 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो वो प्रतिभूमि कहलाती है। अब इसमें प्रतिभूमि है वह भूमि जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें नमी और उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ सके। वो स्थानांतरित कृषि के बारे में जो पढ़ते हैं ना, 4-5 साल का जो बीच में गैप रखा जाता है, 2 कृषि समय के बीच में एक जो गैप रखा जाता है, वही प्रतिभूमि और वही इसके बारे में। वर्तमान प्रतिभूमि कौन सी है? ये वह भूमि है जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। एक कृषि वर्ष यानी कि ये भूमि है जहाँ पर 1 वर्ष से उस भूमि पर कृषि ना की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि कौन सी है? ऐसी भूमि जिस पर 1 वर्ष से कृषि ना की गई हो, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। उसके बाद में वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि। अब दूसरे में आप लिख देना अन्य प्रतिभूमि, दूसरे पॉइंट में आप सिंपल लिख देना अन्य प्रतिभूमि कौन सी है इसमें,
कि वह कृषि योग्य भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में कृषि ना की गई हो। पहले में हमने पढ़ा था कि ऐसी भूमि थी कि वहाँ पर 1 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं की गई थी, उससे पहले कृषि वहाँ पर होती थी। लेकिन ये जो अन्य प्रतिभूमि में क्या होता है कि 1 वर्ष हो गया वहाँ पर कृषि नहीं की गई है, लेकिन वो 5 वर्ष से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच के समय में वहाँ पर कृषि ना की गई हो, वो अन्य प्रतिभूमि कहलाती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आता भी है, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र। अब इसमें देखो कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि ये क्षेत्र है 1 वर्ग किलोमीटर, हम लिख सकते हैं इसको 1 वर्ग किलोमीटर है, चारों ओर से ये इधर भी 1 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा क्षेत्र है वो 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब इसने क्या कहा है कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र है, यानी कि ये भूमि है जिस पर फसलें उगाई भी जाती है, उसके बाद में फसलें उगाई है तो उसको काटा भी जाना है। तो इस क्षेत्र में फसलें उगाई और काटा जाता है तो ये एक निवल बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। यदि 1 वर्ष में 1 से अधिक बोए गए क्षेत्र को निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र है, यानी कि 1 वर्ष में 1 से अधिक फसलें अगर वहाँ पर उगाई जाती है तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। वैसे तो माना तो ये जाता है कि जैसे कि ये 4 और 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, या इस पूरे क्षेत्र को हम 5 एकड़ मान लेते हैं। ये कितना क्षेत्र है? 5 एकड़ क्षेत्र है, यानी कि हम अगर देसी भाषा में बात करें तो 1 एकड़ बराबर 1 किला होता है। 1 एकड़ बराबर 1 किला होता है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो उसमें 2.5 एकड़ होते हैं। तो ये मान लिया कि हमने 5 एकड़ है। 1 साल में अगर हमने यहाँ पर एक ही फसल उगाई है 1 साल में एक ही फसल उगाई है, यानी कि यहाँ पर सकल बोया गया क्षेत्र कितना हो गया? 100% हो जाता है। अब इसके बारे में अगर हमें थोड़ा डिटेल से अगर पढ़ना है तो एक बार इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में फसलें बोई उगाई वो काट ली, वो निवल बोया गया क्षेत्र है। उसके बाद में इसने कहा है यदि 1 वर्ष में 1 से अधिक बोए गए क्षेत्र को निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। निवल बोया गया क्षेत्र कितना है? फसलें काटी उगाई बात हो गई यहाँ पर, यानी कि 100% हो गया। अब मान लो इसमें 1 साल में 2 फसलें उगाई है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 200% हो जाएगा, यानी कि ये सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो आपका इतना ये कंप्लीट होता है और आपको याद करना है अच्छी तरह से। उसके बाद में हम चलते हैं भू संसाधनों का किसानों के लिए महत्व, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बार सबसे पहले हम लिखेंगे भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या आकार के अनुसार ये दूसरा स्थान रखता है, क्षेत्रफल के अनुसार ये 7वां स्थान रखता है। भारत के अधिकतर लोग हैं वो कृषि करते हैं या कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो कृषि प्रधान देश के लिए भूमि का महत्व या भू संसाधनों का महत्व है वो सबसे अधिक है। उसके बाद में हमें बताना है कि भू संसाधनों का सबसे महत्व कृषि व मजदूरों के लिए होता है, यानी कि या तो जो लोग खेती करते हैं इनके पास भूमि है या फिर उसमें मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके लिए इसका बहुत अधिक महत्व, क्योंकि उनसे उसकी रोजी रोटी या फिर आमदनी के स्रोत कृषि से ही उपलब्ध होते हैं। अब है कृषि पूरी तरह से ज़मीन पर आधारित है। कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि गांव में जो भूमिहीनता है वो गरीबी कारण बनती है। ऐसा माना जाता है गांव में जिन लोगों के पास भूमि नहीं है वो लोग गरीब होते हैं, यानी गरीबी उसमें बढ़ती जाती है। 3-4 पॉइंट है, बहुत ही आसान है। हम गाँव में रहते हैं, गाँव में रहने वाले हैं लगभग सभी को पता है, और ये हमारे ये अगर चैप्टर की बात करें ना लगभग हमारे ऊपर है। हम जो अपने आसपास में देखते हैं वही चीज़ें इसमें बताई गई है, वही चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। फिर है कृषि संसाधन तथा सस्य गहनता। अब कृषि भू संसाधन तथा सस्य गहनता क्या होती है? तो कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान 4 प्रकार की भूमियों को जोड़कर लगाया जाता है। पहली कौन सी है? कृषि योग्य बंजर भूमि, हमने पहले पढ़ा था। पुरातन प्रतिभूमि, जो पुरानी प्रतिभूमि हमने पढ़ा था। वर्तमान प्रतिभूमि, ये भी हमने पढ़ा है। उसके बाद में है निवल बोया गया क्षेत्र। हम चारों चीज़ें हम पीछे पढ़ कर आए हैं, उन चारों चीज़ फिर चारों पॉइंट हमारे सामने दूसरी बार आ जाते हैं। अब इसने कहा है कि विगत का मतलब होता है पिछले 48 वर्षों
में देश में कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। कृषि योग्य बंजर भूमि के कम हो जाने के बावजूद कृषि योग्य भूमि घटी है। अब इसने कहा पिछले जो 48 वर्षों का समय बात करें, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत घटा है। उसका कारण क्या है कि हम जब आज़ाद हुए थे तो भारत की लगभग 80% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसमें भारत में उद्योग थे नहीं, तो वित्तीय तृतीय क्रियाकलाप इतने नहीं थे, लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर ही अपना जीवन यापन करते। लेकिन धीरे धीरे उद्योगों का विस्तार होता गया, तो जो कृषि जिस भूमि पर कृषि करते थे वहाँ पर रेलवे लाइन बिछा दी गई, उद्योग लगा दिए गए, सड़कें बना दी गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, तो कृषि भूमि का प्रतिशत है वो अपने आप पे कम हो जाता है। फिर यह खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के दो उपाय हैं, एक तो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी करना और दूसरा है शस्य गहनता की वृद्धि की जाए। अब खाद्यान्नों का उत्पादन दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसे कि ये क्षेत्र है जिस पर हम खाद्यान्न उगा रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं, हम खाद्यान्न उगा रहे हैं, या तो इस क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए, इस क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए तो हम खाद्यान्नों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तो संभव नहीं है, भूमि तो उतनी रहनी है, भूमि तो है, तो ये तो है नहीं कि उसको बढ़ा सकते हैं, जिसका एक क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्र पर रहना है। इसमें से कुछ खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में से कुछ कम ही हो सकता है, क्योंकि इस पर रेलवे लाइन भी बना दी जाएगी, स्कूल बना दी जाएंगी, बिल्डिंग बना दी जाएगी, सड़कें बना दी जाएगी। दूसरा इसने कहा है शस्य गहनता को बढ़ाकर। अब शस्य गहनता का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि ये 5 एकड़ भूमि है, 5 एकड़ भूमि है, इस पर हम एक फसल का उत्पादन ले रहे हैं, एक वर्ष में एक फसल का उत्पादन ले रहे हैं, तो इस पर हम एक की जगह दो फसलों का उत्पादन लेना शुरू कर देंगे, तो 5 एकड़ की जगह कितनी भूमि का उपयोग कर पाएंगे, 10 एकड़ की भूमि का। तो दूसरा जो तरीका है शस्य गहनता को बढ़ाना, ये सबसे अच्छा तरीका है खाद्यान्न को बढ़ाने का। फिर है दिए गए दोनों विकल्प में से शुद्ध बोए गए क्षेत्र को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। आपको पहले बता दिया कि इस क्षेत्र को बढ़ाना है वो बहुत ही मुश्किल है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक से ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करना जरूरी है जिससे कि भूमि की बचत हो सके। भूमि की बचत यानी कि उसमें दूसरी जो तकनीक है शस्य गहनता को बढ़ाया जा सके। अब पहली वह है जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाई। फसल विशेष उत्पादकता क्या होती है, प्रति इकाई भूमि में, इकाई में हम इंच मान सकते हैं, वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं, ये भूमि है। उत्पादकता यानी कि जब 1 एकड़ में हम ये सोच लेते हैं 1 एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता था। अब टेक्निक की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से इसको हमने 20 की जगह कितना कर देंगे, 10 जोड़कर इसमें उसी 1 एकड़ में हम 30 क्विंटल गेहूं का उत्पादन लेने लग जाएं तो हम खाद्यान्नों को बढ़ा सकते हैं। फिर है दूसरी वजह जिससे एक कृषि वर्ष में भूमि का गहन उपयोग करते हुए सभी फसलों का उत्पादन बढ़े। यानी कि एक कृषि वर्ष में, एक साल में, ये नहीं हमने एक फसल का उत्पादन बढ़ा दिया तो हमने कृषि में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक कृषि वर्ष में सभी फसलों का उत्पादन है वो लगातार बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा, नई नई तकनीक का प्रयोग करके। तकनीक का मतलब उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, मशीनों आदि का प्रयोग करके हमें इसमें शस्य गहनता को बढ़ा सकते हैं, प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक कॉलम दिया गया है शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही आसान है कि कौन कौन से कारक है वो शस्य गहनता को प्रभावित करते हैं। इसमें सिंचाई, सभी को पता है कि कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है, बिना सिंचाई के फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। उर्वरक, सभी को पता है उर्वरक जिसमें कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीज आदि जो हम खेतों में डालते हैं उर्वरक के अंतर्गत आता है। मशीनों का उपयोग या मशीनीकरण, ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से चलने वाले अन्य औजार है वो मशीनों के अंतर्गत आ जाता है। हाइब्रिड बीज, जो उन्नत किस्म के बीज है, उनकी सहायता से हम शस्य गहनता को बढ़ा सकते हैं। आपने सुना होगा कि पहले 1 एकड़ में मुश्किल से, आज से कुछ वर्ष पहले की बात करें या हम बुज़ुर्गों से पूछें तो पहले गेहूँ होती नहीं थी, और जब होती थी तो 1 एकड़ में मुश्किल से 5 से 7 क्विंटल गेहूँ होती थी। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है, 5 से 7 क्विंटल जो गेहूँ होती थी वो आज के समय 20 से 25 क्विंटल हो रही है। हमने इसको कैसे बढ़ाया है, इस गेहूँ के उत्पादन को कैसे बढ़ाया है, उन्नत बीज से, अच्छी प्रकार के बीजों की सहायता से, सिंचाई की सहायता से, मशीनों की सहायता से, उर्वरक की सहायता से हमने इस आंकड़े को 5 से 7 क्विंटल को 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ पर लाकर रख दिया है, क्योंकि सारा प्रौद्योगिकीकरण हुआ है। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब शस्य गहनता को ज्ञात करने का सूत्र है, इसमें आपको याद करना है कि कुल बोया गया क्षेत्र उसके बटा में है शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा 100 है। अब इस शस्य गहनता को अगर अच्छी प्रकार से समझना है तो हमें आगे
कॉलम दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है कि मान लीजिए किसान के पास 5 हेक्टेयर है। सिंपल सा है, ये बहुत आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। सस्य गहनता क्या है? सस्य गहनता। अब इसमें सस्य गहनता का एक सूत्र दिया गया, कुल बोया गया क्षेत्र बटा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र था, कुल बोया गया क्षेत्र, और उसके नीचे था शुद्ध बोया गया क्षेत्र, गुणा क्या था इसमें 100। अब कोई किसान है, अब एक किसान के पास क्या है 5 एकड़ भूमि है। किसान के पास कितनी भूमि है? 5 एकड़ भूमि है। अब उसने क्या किया कि 5 एकड़ भूमि है, अब इसमें 2 फसलों का उत्पादन किया। एक वर्ष में कितनी फसलों का उत्पादन किया? एक वर्ष में उसने क्या किया कि पहले 6 महीने खरीफ की फसल, हम देख लेते हैं खरीफ के समय उसने क्या किया 5 एकड़ में फसल बो दी। फिर उसने क्या किया रबी, जो सर्दियों की फसलें होती है, रबी के समय उसने क्या किया 3 एकड़ में फसलें बो दी। अब 5 और 3 कितना हो गया? उसने एक साल में 8 एकड़ के बराबर है फसल का उत्पादन दिया। अब इसने क्या कहा है कुल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र कितना था 5 और 3 8, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था 5 और गुणा में कितना था 100। अब ये कितना हो जाता है 160%। सस्य गहनता आ जाएगी 160%। अगर ये रबी के समय फसल ना बोता, सोच लो अगर रबी के समय ये फसल ना बोता तो हम यहाँ पर 8 की जगह क्या करते हैं 5 करते, अब 20 5 100 हो जाता। अगर ये रबी के समय है यहाँ पर 5 दोबारा से 500 एकड़ में फसल बो देता तो हम 5 और 5 कितने हो जाते 10 हो जाते। अब इसमें 20 फिर 200 हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये है सस्य गहनता को निकालने का सूत्र, कॉलम दिया गया उसमें आप अच्छी प्रकार से पढ़कर कर भी सकते हो। तो आसान है, कोई मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा पढ़ोगे समझोगे तो याद हो जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है समझ नहीं आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन काम करो ज़रूर। डेली जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो कंप्लीट करो और सेंड भी करो। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से। थैंक यू।